everybody and welcome back. This is Swati Gupta, Chartered Accountant. आज हम पढ़ने वाले हैं फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये कवर होता है IFRS 13 में। इसे इंडिया में 100+ की सीरीज़ में काउंट किया जाता है, इसलिए बोला जाता है इंड AS 113। ओके, अब इन दोनों को ही साथ में पढ़ा जा सकता है क्योंकि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है और कोई भी काव नहीं है। इम्पॉर्टेंटली यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल प्रैक्टिस एप्लीकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में जनरली क्या क्या अप्लाई होता है, इस फेयर वैल्यू मेजरमेंट को रियल में अप्लाई कैसे किया जाता है, जनरल प्रैक्टिसेस क्या अडॉप्टेड है, वो सब देखेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। फर्स्टली, व्हाट डज द स्टैंडर्ड इंक्लूड? जब भी कोई स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली रिक्वायर करेगा कि ये पर्टिकुलर असेट को, ये स्पेसिफिक लाइबिलिटी, ये स्पेसिफिक असेट को आप फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करी जाएगी किसके अकॉर्डिंग? फेयर वैल्यू मेजरमेंट, मतलब इंड AS 113 के हिसाब से, आप बोल सकते हो IFRS 13 के हिसाब से। मतलब कि ये जो इंड AS 113 है, ये आपको क्या बताता है? पर्टिकुलरली बताता है हाउ टू मेजर, वेन एवर रिक्वायर्ड हाउ टू मेजर। जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम मेजर कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये कौन बताता है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये लगभग सारे असेट्स और लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू मेजरमेंट करना सिखाता है, पर ये नहीं बताएगा कि किस असेट को करना है। ये रिक्वायरमेंट कौन बताएगा? पर्टिकुलर वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड बताएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट कौन बताएगा? पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, और अप्लाई करना, उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना, ये कौन बताएगा? IFRS 13, या आप बोल सकते हो इंड AS 113। तो आज हम पर्टिकुलरली यही पढ़ने वाले हैं कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट करना कैसे है। अब यूनिट को इंडिविजुअली लेना है, कंसोलिडेटेड लेना है, ये भी कौन बताएगा? वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बताएगा। मतलब कि अभी तक हमें क्लियर होता है कि किस असेट को करना है, किस लाइबिलिटी को मेजर करना है। इसके अलावा यूनिट को इंडिविजुअली लेना है या कंसोलिडेटेड लेना है, ये कौन बताता है? हमें वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बताता है। IFRS 13 या फिर इंड AS 113 तो सिर्फ और सिर्फ यही बताता है कि फेयर वैल्यू मेजर कैसे करनी है। ओके, नाउ द स्टैंडर्ड इज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट, रिकवरेबल अमाउंट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड लीज ट्रांजेक्शन। इसलिए बोल रखा है क्योंकि इन सब का ट्रीटमेंट उनके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स में दे रखा है, इसलिए ये कॉमन करके जनरल वे में इस IFRS 13 में नहीं इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यूएशन बेसिक्स। हम इसके पहले आगे बढ़े और समझे कि एक्चुअली में है क्या, ये पर्टिकुलर असेट लाइबिलिटी पे अप्लाई कैसे किया जाता है, उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ लेनी है। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, इसके एक एक छोटे छोटे पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, उनको समझना पड़ेगा अलग अलग। फर्स्टली आता है उसका मीनिंग। एक्चुअली में जो प्राइस सेल कर असेट को मिलेगा या फिर लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए जो अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो गिना जाता है फेयर वैल्यूएशन में। वो इन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड एट मेजरमेंट डेट, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस दिन का ही गिना जाएगा। अब ये एक्चुअली में एक एक पॉइंट है क्या, ये देखते हैं। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी आउटसाइड फोर्स नहीं है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ट्रांजैक्शन इज डन in genuinity without any force. Okay, now sale of an asset and settlement of liability in case of liquidation is not considered as orderly transaction। मतलब कि अगर लिक्विडेशन के तहत कोई असेट बिक रही है या फिर कोई लाइबिलिटी सेटल हो रही है, उसे हम ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं करते। फ्री होना चाहिए ट्रांजैक्शन, कोई भी आउटसाइड फोर्स और इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली आता है बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऐसे जने होते हैं, ऐसी एंटिटीज़, ऐसे पर्सन जो कि फुल्ली नॉलेजेबल है, अनरिलेटेड पर्सन है, मतलब रिलेटेड पार्टीज नहीं है। इसके अलावा विलिंगनेस ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन, वो किसी भी वक्त कभी भी चाहते हैं, विलिंग है टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन एंड हैज़ कैपेसिटी ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन। दोनों ही बातें होनी चाहिए, जेब में पैसे भी होने चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए, इसके अलावा विलिंगनेस भी होना चाहिए, उस पैसे को खर्च करने का मन भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए। ओके, नॉलेजेबल होने चाहिए, नॉट रिलेटेड। तो इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? पार्टिसिपेंट्स। अगर एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उसको ट्रांजैक्शन करना है, तो उसमें ये चारों बातें होनी चाहिए। वो अनरिलेटेड होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, इसके अलावा विलिंगनेस टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इसके अलावा कैपेसिटी होनी चाहिए। नाउ मेजरमेंट डेट कैसे? हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि हम वैल्यू किस दिन की लेंगे? मेजरमेंट डेट की। तो जिस दिन फेयर वैल्यूएशन किया जा रहा है उस दिन हम वैल्यू लेंगे, वो हमारी मेजरमेंट डेट है। जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू ली जाएगी वो उस मेजरमेंट डेट की ली जाएगी। उसी डेट को क्या कहा जाता है? मेजरमेंट डेट। मतलब जिस दिन फेयर वैल्यूएशन हो रहा है उस दिन का अमाउंट लिया जाएगा और उस डेट को क्या कहते हैं? मेजरमेंट डेट। नाउ एग्जिट प्राइस, ये एक्चुअली में
जो भी फेयर वैल्यूएशन हो रहा है ये किस पर्सपेक्टिव से होता है, ये एक विजन से होता है, ये एक पर्सपेक्टिव से होता है एग्जिट प्राइस, कि हमें ये एसेट बेचकर कितना मिलेगा, ये लाइबिलिटी सेट ऑफ करके। आप समझ रहे हो, एग्जिट मतलब इसको जब हम सेट ऑफ कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। इसलिए ये जो फेयर वैल्यूएशन है ये बेस्ड किस पे है, एग्जिट प्राइस पे। लास्ट आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब लोग पूरा इंडेक्स पढ़ लेते हैं, पूरा IFRS वगैरह सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर इन्हें ये छोटी बातों का पता ही नहीं होता। इंपॉर्टेंटली क्या है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या एसेट बोल सकते हो, और नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी एसेट बोल सकते हो। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होने में फ़र्क क्या है, फाइनेंशियल कब बोलेंगे और नॉन फाइनेंशियल कब बोलेंगे। ध्यान से देखना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हम तब गिनेंगे जब एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होगा, मतलब सेट ऑफ अगर कैश में होगा, सेट ऑफ अगर पैसा देके होगा, कैश या बैंक से अगर सेट ऑफ होगा तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बाकी अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो सेट ऑफ होगी अदर देन कैश, या फिर उसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी है कि आपको डिलीवर करने हैं उसके अगेंस्ट गुड्स, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ध्यान रहेगी बात, जब भी हमें पैसा देना पड़े उसको सेट ऑफ करने के लिए वो कहलाती है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जब भी बिना पैसे की कुछ और कंडीशंस लगाकर अगर वो सेट ऑफ हो सकती है, वो क्लियर हो सकती है लाइबिलिटी, तो वो कहलाती है नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो पेमेंट का मोड क्या है, क्लियरेंस का मोड क्या है, उस पर डिपेंडेंट होगा कि फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम इस पर ही फर्दर डिस्कशन करेंगे और ऐड ऑन करेंगे। चलो नेक्स्ट आता है प्राइस फॉर फेयर वैल्यूएशन। अब फेयर वैल्यूएशन हम कहाँ से पिक करें, ठीक है, कौन से अमाउंट को, कौन से ट्रांजैक्शन वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को हम माने कि यार ये फेयर है, ये बेस्ट है। कब मानते हैं, फर्स्टली वो प्रिंसिपल मार्केट से होनी चाहिए, वो वैल्यू प्रिंसिपल मार्केट से होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल मार्केट कौन सा है, हम आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट भी पढ़ेंगे जो कि इधर रेलिवेंट है। प्रिंसिपल मार्केट कौन सा होता है, ऐसा मार्केट जहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ बाय और सेल हो रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ट्रेड का अमाउंट बल्क में है, सबसे ज़्यादा उधर ही बाय सेल होता है, तो वहाँ पर एक जो अमाउंट से हो रहा है वो प्रिंसिपल मार्केट कहलाता है और वो अमाउंट सबसे ज़्यादा फेयर वैल्यू मानी जाती है। दूसरी बात, इसके अलावा अगर हमें प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट से देखते हैं। जो वैल्यू हम उठाएंगे वो कहाँ से देखेंगे, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट से, मतलब कि ऐसा मार्केट जहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा मार्केट जहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। पर प्रेफरेंस कौन सी है, सेकंड, सबसे पहली प्रेफरेंस कौन सी रहेगी, प्रिंसिपल मार्केट। जब भी हमें प्रिंसिपल मार्केट की वैल्यू पता हो, प्रिंसिपल मार्केट में अगर ट्रांजैक्शन हो रखा है तो आंख बंद करके वही वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेना है, उसी वैल्यू पर फेयर वैल्यूएशन कर देना है। अब इम्पॉर्टेंटली एक नोट है कि ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू है ना वो तो यूनिफॉर्म रहती है, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो यूनिफॉर्म रहती है, तो जब भी फेयर वैल्यू किया जाएगा उसको माइनस कर दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें से, और फिर नेट करके जो वैल्यू आएगी उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट वेरी करती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब लोगों के प्रॉफिट मार्जिन्स, लोगों के डिपेंड करता है। हम जैसे एग्जाम्पल, अगर हम एकदम क्लोज बाय मार्केट, हमारे रेजिडेंस के एकदम पास से कोई एग्जाम्पल, कोई भी एकदम रेगुलर वाला आइटम ले तो वो कभी कभी महंगा मिलता है, उसमें एडिशनल प्रॉफिट्स होते हैं जो हमारे रिटेलर्स वगैरह ऐड करके रखते हैं। जबकि वही चीज़ मेन मार्केट, होलसेलर मार्केट से ले, कहीं मंडी जाकर ले, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका प्रिंसिपल मार्केट। तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सस्ती मिलेगी। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो हर जगह यूनिफॉर्म है, तो वो लेस करना अलाउड है फ्रॉम फेयर वैल्यू। आफ्टर डिसाइडिंग द फेयर वैल्यू उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेना और फिर जो वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड कर लेना, पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को माइनस करना अलाउड नहीं है क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं होती। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली आता है, मतलब कि हमेशा जनरल केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू हमेशा फेयर वैल्यू ही होती है, हमेशा फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू ही होती है, मतलब ये दोनों हमेशा जनरली इक्वल ही होते हैं। कब कब इक्वल नहीं होंगे, अगर प्रिंसिपल मार्केट के अलावा कोई मार्केट में अगर ट्रेड किया है ना, ट्रांजैक्शन किया है, तो हमें प्रिंसिपल मार्केट की वैल्यू लेनी है। इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन वैल्यू और फेयर वैल्यू डिफर करेगी यहाँ पे, इसलिए। दूसरी बात, वो अंडर एनी फोर्स नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, रिलेटेड पार्टीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर अनरिलेटेड पार्टीज़ हुई तो फेयर वैल्यू मानेंगे, रिलेटेड पार्टीज़ हुई तो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ चीज़ और लास्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन में किया गया है, अब बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट और बड़े स्टैंडर्ड्स और बहुत वास्ट टॉपिक है। अभी समझने के लिए शॉर्ट में समझो, बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब
ग्रुप ऑफ एंटिटीज़, ग्रुप, सब्सिडरी, होल्डिंग, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स, ये सब किस में आते हैं? ग्रुप कंपनीज में। तो यहाँ पे बोला जाता है इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी से किया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में किया है, प्रिंसिपल मार्केट के अलावा कोई मार्केट में किया है, या फिर अंडर एनी फोर्स किया है, इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू और फेयर वैल्यू डिफर करेंगे, वरना हमेशा हमेशा सेम रहते हैं। यहाँ पर एनी डिफरेंस इन ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज ट्रीटेड एज पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस हुआ, ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये थी, हमने फेयर वैल्यूएशन की 110 की, तो जो ये 10 रुपये का फ़र्क आया, ये कैसे ट्रीटमेंट होगा? इसका ट्रीटमेंट जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है जिसने रिक्वायरमेंट किया कि भाई साहब फेयर वैल्यू पे मेजर कर देना, वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ही बताएगा कि फेयर वैल्यू पे जो मेजर किया है और जो डिफरेंस आया है वो कैसे ट्रीट करना है। तो जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है वो बताते हैं। फेयर वैल्यूएशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फेयर वैल्यू मेजरमेंट स्टैंडर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है हाउ टू मेजर। इसके अलावा कैसे ट्रीटमेंट करना है डिफरेंस का, किस एसेट और लाइबिलिटी के लिए करना है, ये सब नहीं बताता। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। आपको पता है इंड एस 113 और IFRS 13 ये दोनों ही बताते हैं कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फेयर वैल्यूएशन कैसे करना है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट कैसे करना है। यहाँ पर असेट और लाइबिलिटीज़ इन सब की कुछ कैटेगरीज बना रखी है। एक कैटेगरी के सेम ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल असेट कैटेगरी 1 में है, फाइनेंशियल असेट कैटेगरी 2 में है, और ऐसी इक्विटी और लाइबिलिटी जो दूसरी पार्टी के लिए असेट है वो भी कैटेगरी 2 में इंक्लूडेड है। देखो, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ दैट आर असेट फॉर अदर पार्टी, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझ लो कैटेगरी कैसे डिवाइडेड है। लास्ट आता है ऐसी लाइबिलिटीज़ जो सामने वाले के लिए, जो अदर पार्टी के लिए असेट नहीं है, ऐसी कैटेगरी, ऐसी वाले को क्या बोल रखा है? कैटेगरी 3। हमने 3 कैटेगरीज बना रखे, एक एक करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली में, क्या इसके नॉर्मली एग्जाम्पल्स हैं और कैसे ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट आता है कैटेगरी 1 नॉन फाइनेंशियल असेट। ऐसा असेट जिसमें कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नोन एज नॉन फाइनेंशियल असेट। ओके, नाउ नॉन फाइनेंशियल असेट शैल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज प्रिंसिपल। हमेशा जब भी नॉन फाइनेंशियल असेट होगी तो उसका जो वैल्यूएशन है वो कैसे किया जाएगा? हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज प्रिंसिपल। अब ये हाईएस्ट और बेस्ट यूज प्रिंसिपल से मतलब क्या है, हम देखते हैं। फिजिकली पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट लीगली परमिसिबल होना चाहिए, कंसिडरिंग ऑल मार्केट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस, वैल्यूएशन मस्ट बी बेस्ड ऑन पोटेंशियल यूज, if potential use is not given and or not cannot be ascertained, then value can be taken on the basis of current use। ध्यान से देखिए, हाईएस्ट और बेस्ट यूज़ लेना है, इसका मतलब जो भी जनरली मार्केट में चल रहा है, मार्केट के सारे रेस्ट्रिक्शंस देख के, लॉफुल परमिशन है ना, ये सब देखकर जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ प्रिंसिपल के तहत ये वैल्यू आई है। अब वैल्यूएशन मस्ट कंसिडर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ये भी चेक किया जाएगा कि हाँ यार फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है। हम देख लें कि इस असेट को बेचने से इतना पैसा आएगा, पर हम देख रहे हैं यार ये फाइनेंशियली फिजिबल ही नहीं है, ना इसे एक्वायर करना ना इसे सेल करना, तो क्या इसकी वैल्यूएशन हम सही से कर पाएंगे? नहीं। तो हमें ये क्राइटेरिया भी रखना है कि फिजिबिलिटी फैक्टर, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी फैक्टर को भी कंसिडर करते हुए इसकी वैल्यूएशन करनी है। एग्जाम्पल जैसे PPE, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब मेरी कोई असेट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई असेट खरीद ली, ठीक है, और पैसे दे दिए। अब ये क्या सामने वाले के लिए कोई लाइबिलिटी है? नहीं। क्या मुझे इसके लिए अलग से कुछ और पेमेंट करना है? नहीं। इसलिए ये क्या कहलाती है? नॉन फाइनेंशियल असेट। इसके अगेंस्ट ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई कंडीशन लगी हुई है, और ना ही मुझे सामने वाले के लिए कोई लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्लियर कट ट्रांजेक्शन है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी फॉर एनी अदर पार्टी। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नॉन फाइनेंशियल असेट। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल WIP, ये सभी एग्जाम्पल्स क्या है? खुद की असेट के, ऐसी असेट जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटेगरी 2 फाइनेंशियल असेट, मतलब कि ऐसा असेट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है। इतना तो हमें समझ आता है कि फाइनेंशियल असेट इज एन असेट विच हैज़ कॉन्ट्रैक्ट। फाइनेंशियल असेट आर आइदर इक्विटी और लाइबिलिटी फॉर अनदर पार्टी। ध्यान से सुनो, दूसरी एंटिटी के लिए, दूसरी पार्टी के लिए वो लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है। हम दोनों ही चीज़ों को साथ में पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल असेट को और ऐसी
असेट को जो कि सामने वाली पार्टी के लिए लाइबिलिटी या इक्विटी है। सिमिलरली कैटेगरी 2 में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, ऐसी इक्विटी और लाइबिलिटी जो दूसरी पार्टी के लिए असेट है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एसेट। इन दोनों को हमने क्या पढ़ा था कैटेगरी 2 में, तो इसलिए अभी हम पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरी पार्टी के लिए इक्विटी या लाइबिलिटी है, या फिर वाइस वर्सा, हम क्या बोल सकते हैं इक्विटी या लाइबिलिटी जो सामने वाली पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट है। अब इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना। इसमें ग्रेडिंग वैल्यू होती है, मतलब प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, ठीक है। मतलब सबसे पहले अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाला मिल गया तो हमें उसको ही रेफर करना है, उसको ही फेयर वैल्यू मानना है। इसे हम लेवल 1 इनपुट, लेवल 2 इनपुट और लेवल 3 इनपुट भी बोलते हैं। ध्यान से देखना, लेवल 1 इनपुट कौन सा होता है, ऐसा इनपुट जो आराम से स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पे लिस्टेड है, कोटेड है और आराम से हमें विजिबल है। अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो हमें कोई भी तरीके का फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करना, जो वैल्यू है उसे ही फेयर वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। कोटेड मार्केट क्लोजिंग प्राइस एट स्टॉक एक्सचेंज विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं करना। इसी कोटेड प्राइस को हम फर्स्ट लेवल ऑफ इनपुट बोलते हैं और इसे एज इट इज़ फेयर वैल्यूएशन में कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सिमिलर असेट और लाइबिलिटी इन मार्केट विथ एंटिटी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट। ध्यान से देखना, अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट पे उसकी कोटेड प्राइस नहीं अवेलेबल है, तो आप फिर जाओगे लेवल 2 इनपुट के लिए। लेवल 2 इनपुट कौन सा होता है, ऐसा इनपुट जो ऑब्जर्वेबल है, मतलब दिखता तो है, आराम से पता तो चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, कोई सिमिलर या फिर कोई आइडेंटिकल असेट या लाइबिलिटी है, अवेलेबल है आसपास में कहीं पे, और एंटिटी का नेचर भी सिमिलर है। फॉर एग्जांपल सीमेंट की इंडस्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री है, दूसरी भी सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू चल रहा है वो वैल्यू को ही हम हमारी वैल्यू भी मान लेंगे। आ रही बात समझ, या तो हम स्टॉक एक्सचेंज से वैल्यू लेंगे या फिर कहाँ से लेंगे, सिमिलर एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचने वाली, ठीक है, सिमिलर नेचर की, कंपैरेबल, आफ्टर सम एडजस्टमेंट्स। आफ्टर सम एडजस्टमेंट मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है सामने वाली फैक्ट्री है जो, वो भी 70 बेचती है, पर वो क्या करती है, उसके पास पूरा का पूरा इक्विटी है, कोई डेट ही नहीं है। पर मेरे यहाँ पे मेरी फैक्ट्री का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें डेट और इक्विटी दोनों है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो रिस्क है, ठीक है, वो डिफरेंट हो गया दोनों में, तो ये एडजस्टमेंट हो जाते हैं, ठीक है। वैल्यू एज इट इज़ ना लेके फिर ये रिस्क का एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। आई बात समझ, तो या तो कोटेड प्राइस लेनी है, ये लेवल 1 इनपुट कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखना। सेकेंड, ऑब्जर्वेबल इनपुट जो सिमिलर एंटिटी से मिल जाए, ठीक है। थर्ड आता है लेवल 3। लेवल 3 होता है वैल्यूएशन टेक्निक, जब कुछ भी ना पता चले, ना मार्केट से पता चले और ना ही ऑब्जर्व किया जा सके, तो हम क्या करते हैं, लेवल 3 पे आते हैं, जो है वैल्यूएशन टेक्निक। वैल्यूएशन टेक्निक आपने पहले भी पढ़ी होगी, ध्यान से देखना। वेयर नो ऑब्जर्वेबल वैल्यू ऑफ असेट और लाइबिलिटीज अवेलेबल, तब यूज़ की जाती है। वैल्यूएशन टेक्निक 3 तरीके की है, हम तीनों देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए एग्जाम्पल, फाइनेंशियल एसेट ऐसे कौन से, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। देखो ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स मेरे लिए एसेट है, पर सामने वाली जिस भी एंटिटी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए लाइबिलिटी है। हो गया ना, ऐसी लाइबिलिटी या इक्विटी जो कि दूसरी पार्टी के लिए क्या है, असेट है, ठीक है। एग्जाम्पल लोन, रिसीवेबल, डेटर्स, अदर रिसीवेबल्स, ये सब किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल एसेट में। नेक्स्ट आती है थर्ड कैटेगरी, लाइबिलिटी विच इज़ नॉट एन असेट फॉर अदर पार्टी। ध्यान से देखना, ऐसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो डिमांड फीचर के साथ आती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो डिमांड फीचर के साथ आती है वो इस कैटेगरी में इंक्लूड की जाती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंटली, इसकी फेयर वैल्यूएशन कभी भी उस अमाउंट से कम नहीं की जाएगी जो डिमांड पर पेएबल है। दूसरी बात, वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज़ कर फिर इसका फेयर वैल्यूएशन किया जाएगा। नाउ इम्पॉर्टेंटली कम्स इज, अब डिफरेंस क्या है, अगर जब डिमांड पे करना ही है तो वो एग्जैक्टली अमाउंट को ही क्या हम फेयर वैल्यू क्यों नहीं मान रहे। यहाँ पर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यूएशन करते वक्त एक नॉन परफॉर्मेंस रिस्क का फैक्टर आता है, ठीक है, नॉन परफॉर्मेंस रिस्क का फैक्टर आता है, तो इस रिस्क को इंक्लूड किया जाता है फेयर वैल्यूएशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नहीं पेमेंट हो पाया, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, या फिर सामने वाली पार्टी ने सही से एक्शंस नहीं लिए, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, तो वो जो रिस्क फैक्टर है वो फेयर वैल्यूएशन में इंक्लूड किया जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, डिमांड डिपॉजिट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, वैल्यूएशन टेक्निक की बात करी हमने 2-3 बार कर लिया कि अगर फर्स्टली हमने देखा था कोटेड मार्केट प्राइस, दूसरा हमने लेवल ऑफ इनपुट देखा ऑब्जर्व करके,
साथ में मार्केट से। और थर्ड हमने देखा वैल्यूएशन टेक्निक। तो ये वैल्यूएशन टेक्निक है क्या? इसमें 3 टेक्निक्स आती है, 3 तरीके से होता है। फर्स्ट होता है मार्केट अप्रोच, मतलब कि मार्केट में जो भी अवेलेबल है, अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी जनरेटेड है, उससे जो इम्पॉर्टेंट हमें क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, उससे कंपेरेबल आप ले लो अमाउंट, ठीक है, उसको ही फेयर वैल्यू मान लो, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम क्या मान लेंगे, इक्वल टू फेयर वैल्यू। दूसरा तरीका होता है इनकम अप्रोच। ध्यान से देखना, जो भी इनफ्लो नेक्स्ट आने वाले में होने वाले हैं, जो भी इनकम्स होने वाली है, उसे हम डिस्काउंट कर ले, किससे, पीवी फैक्टर से, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कर ले उसको, डिस्काउंट करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले उसकी, जो आगे आने वाले फ्यूचर कैश इनफ्लोज है उसको क्या कहलाएगा, वो अप्रोच कहलाएगी इनकम अप्रोच। और लास्ट आती है हमारे पास कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच में 2 चीज़ है, या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब इस असेट को बेच कर दूसरी वाली ले ले, ठीक है, तो वो रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होगी वो चीज़, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, दोनों पे ही हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कैसा है। तो हमें 3 टेक्निक्स दे रखी है, इन तीनों को यूज़ करना है कब, लेवल 3 इनपुट पे। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सचेंज मार्केट की। स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग मार्केट है। यहाँ से अगर वैल्यू पिक करी तो कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, डीलर मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ पर बायर और सेलर रेडी है, ऐसा पर्सन जो बाय और सेल करने के लिए रेडी है, हर वक्त एक गिवन प्राइस पे, एक गिवन मोमेंट पे हमेशा रेडी है, वो क्या कहलाता है, डीलर मार्केट। नेक्स्ट आता है ब्रोकर मार्केट, जो कि अवेयर है कि परफेक्ट मैच कब होगा बायर और सेलर के बीच में, एग्जैक्टली बायर को क्या चाहिए और सेलर को क्या चाहिए, वो कोइंसाइड करवा दे, वो परफेक्ट मैच करवा दे, वो क्या कहलाता है, ब्रोकर। इसके बाद सारी ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है बायर और सेलर के बीच की। लास्ट आता है प्रिंसिपल मार्केट, जो हमने पहले भी पढ़ा, ऐसा मार्केट जहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही है, हाईएस्ट लेवल ऑफ बाय और सेल हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल मार्केट। तो अगर प्रिंसिपल मार्केट से हमने वैल्यू ली तो वो फर्दर एडजस्टमेंट तो नहीं करना, पर हो सकता है वहाँ पर नेगोशिएशन की गुंजाइश हो। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी और नेट बेसिस। क्या IFRS 13 और इंड AS 113 अलाउ करता है कि हम असेट और लायबिलिटी को नेट कर दें और फिर फेयर वैल्यू को मेजर करके नेट बेसिस पे रिकॉर्ड कर दें? क्या ये अलाउड है? देखते हैं। जनरल रूल कहता है कि असेट और लायबिलिटी को सेपरेटली मेजर करना है, ठीक है, असेट और लायबिलिटी को नेट नहीं करना, क्या करना है, सेपरेटली ही मेजर करना है और सेपरेटली ही डिपिक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। पर हाउएवर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे नेट बेसिस पे अलाउड है। 3-4 कंडीशन से ध्यान से सुनना। फर्स्टली फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डेरिवेटिव है जो हमेशा भी नेट करके ही होता है, ठीक है, उसका असली ट्रांजैक्शन भी, क्लियरेंस भी नेट करके ही होगा, तो उसको हम नेट बेसिस पे दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 कंडीशंस और है कि जो असेट है ना, नेट बेसिस पे आपने किया असेट और लायबिलिटी को, वो जनरल प्रैक्टिस होनी चाहिए मार्केट में, मार्केट के सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब लोग भी क्या कर रहे हैं, नेट बेसिस पे ही उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरी बात, जो असेट और लायबिलिटी है जिसको नेट किया जा रहा है उसका सिमिलर रिस्क है, वो लोग सेम कैटेगरी के हैं और सिमिलर रिस्क है दोनों का, असेट और लायबिलिटी का भी सेम नेचर है, सिमिलर रिस्क है। इसके अलावा जनरल मार्केट प्रैक्टिस है कि उसको नेट बेसिस पे ही दिखाना है, तब जाके हम नेट बेसिस पे अलाउ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जनरल प्रैक्टिस क्या कहती है कि असेट और लायबिलिटी को नेट बेसिस पे फेयर वैल्यू करना अलाउड नहीं है। लास्ट आता है जनरल इंडस्ट्री प्रैक्टिस ऑफ फेयर वैल्यूएशन। वीडियो के स्टार्टिंग में वादा किया था कि आपको लास्ट में बताया जाएगा कि इंडस्ट्री में पर्टिकुलर असेट और पर्टिकुलर लायबिलिटी का एक्चुअल में कैसे फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता है, वो बताया जाएगा। देखते हैं, असेट बाय असेट, लायबिलिटी बाय लायबिलिटी देखेंगे। टॉप 10 असेट और लायबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका लेवल 1 इनपुट नहीं अवेलेबल होता है, मार्केट में थोड़ी कोटेड रहेगा, एक्सचेंज मार्केट में। लेवल 2 इनपुट हम देखते हैं अगर अवेलेबल हो तो, वो क्या है, रिप्लेसमेंट प्राइस देखेंगे। और थर्ड, अगर हमें रिप्लेसमेंट प्राइस भी नहीं मिले तो हम लेवल 3 इनपुट पे जाएंगे, ठीक है। और फेयर वैल्यू कहाँ से लेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब इसका फ्यूचर इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होने वाला है उसको नेट करके, उसके बाद में जो वैल्यू बच गई, जो प्रेजेंट वैल्यू बची, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सेकेंड चीज़ आती है कैपिटल WIP। अब सिंस वो वर्क इन प्रोग्रेस है तो ना ही उसका रिप्लेसमेंट प्राइस मिलेगा, ना ही उसका कोटेड प्राइस मिलेगा, तो हम डायरेक्टली जाते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर कॉस्ट अप्रोच पे। थर्ड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका हम देखेंगे लेवल 2 इनपुट, रिप्लेसमेंट प्राइस, और अगर फिर वो भी अवेलेबल नहीं हुआ तो हम देखेंगे लेवल 3 इनपुट, जो कि है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और रेंट कैपिटलाइजेशन, कि फ्यूचर में रेंट इनफ्लो क्या होगा उसको कैपिटलाइज कर देंगे।
थर्ड आता है बायोलॉजिकल एसेट, इसकी फर्स्ट देखेंगे मार्केट वैल्यू, वो भी ना मिले तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो। लोन गिवन मतलब लोन गिवन तो मतलब असेट है, असेट को कैसे करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे। नेक्स्ट डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इसका ना ही लेवल 1 होगा ना ही लेवल 2 इनपुट होगा, इसको डायरेक्टली लेवल 3 इनपुट से देखा जाएगा। जो भी क्या होगा ओरिजिनल इनवॉइस में क्या वैल्यू है उस वैल्यू पर इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, वही इसकी फेयर वैल्यू मानी जाएगी। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, ये आपके लिए एसेट है। फर्स्टली देखेंगे अगर कोटेड मार्केट प्राइस है क्या, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड है, आपको लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, आपको वैल्यू अवेलेबल हो रही है तो वो ले लेंगे, नहीं तो लेवल 2 प्राइस ऑफ सिमिलर असेट आफ्टर एडजस्टमेंट, हमने देखा ही सेम। और थर्ड चीज़ अगर वो भी ना मिले तो जो भी अर्निंग्स आ रही है, जो भी इंटरेस्ट है, जो भी डिविडेंड है, उसको कैपिटलाइज कर लिया जाएगा इन अ सिमिलर वे जैसे रेंट को कैपिटलाइज किया था इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड, मतलब कि आपके लिए इक्विटी या लाइबिलिटी होने वाला है। फर्स्ट देखेंगे कोई लिस्टेड प्राइस अवेलेबल है क्या ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा देखेंगे प्राइस ऑफ सिमिलर लाइबिलिटी पर अगर ये लिया तो आफ्टर एडजस्टमेंट लेंगे। इसके अलावा अगर ये दोनों इनपुट्स भी नहीं अवेलेबल होते तो हम लेवल 3 इनपुट पे जाते हैं, जो कैसे करते हैं, जो भी आपने डिविडेंड पे किया, पेएबल है, इंटरेस्ट पे या पेएबल होगा, उसको कैपिटलाइज कर देंगे और फिर हमें क्या मिल जाएगा, इसकी फेयर वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है लोन लाइबिलिटी, अगर लोन बोरो किया है तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो से फेयर वैल्यूएशन होगा उसका। और लास्ट आता है अपने पास क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल, इसका लेवल 1 और लेवल 2 तो अवेलेबल नहीं होने वाला है और लेवल 3 से ही हम इसका फेयर वैल्यूएशन करेंगे, जो कि सिमिलरली डेटर और बिल्स रिसीवेबल की तरह, मतलब ओरिजिनल इनवॉइस को ही हम क्या मान लेंगे फेयर वैल्यू। मैंने कोशिश की है कि IFRS 13 और इंड AS 113 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, आपको समझ आएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप आराम से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आंसर कर दिया जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।